हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी से संबंधित सारे चैप्टर से महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके सिलेबस से आ रहे हैं, जो टर्म फर्स्ट के एग्जाम में आने वाले जो भी सिलेबस में चैप्टर हैं, उन सारे चैप्टर से हम कंबाइंड रूप से क्या है प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, जिस प्रकार से आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे। यानी कि ये जो हमारा सेट होगा ये 40 क्वेश्चन का सेट होगा। तो इस तरह से हम 4 5 6 7 ऐसे सेट लाने वाले हैं। तो आप प्लीज़ ये सभी वीडियो को कंप्लीट रूप से देखें और वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें, जिससे कि इस चैप्टर में यानी कि इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है या तैयार किया गया है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि इस वीडियो से बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन है हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि बच्चों वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय को ज्वाइन करें, वहाँ से क्लास 10 के सभी एमसीक्यू पीडीएफ को आप ले सकते हैं और वीडियो को। यानी कि इसके पहले भी हमने क्लास 10 के सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है। अगर आपने देखा नहीं है तो प्ले स्टोर में जाके वहाँ से क्या आप चैप्टर वाइज सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को कंप्लीट रूप से कर लें। अभी लास्ट के 10 दिन यानी कि 10 दिन कर लीजिए या तो एक हफ्ते कर लीजिए, इसमें हम क्या है कंबाइंड रूप से मिक्स एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज जो भी एमसीक्यू बनाया उसमें क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन भी किया है। तो इस वीडियो में हम फटाफट क्या है रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम जो पहला क्वेश्चन हमारा कि लाल कुर्ती नामक सेना किसने गठित की थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके प्री बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आया था और शायद आपके टर्म फर्स्ट के एग्जाम में भी आ सकता है। तो ऑप्शन के रूप में यहाँ पर दे रखा है कि काबुल दे रखा है, बिस्मार्क दे रखा है, गैरीबाल्डी दे रखा है और मैटरनिक दे रखा है। तो जिन बच्चों ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, क्योंकि ये हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट के हैं, तो उन बच्चों को ये पता होगा कि इसका आंसर क्या है। यानी कि क्वेश्चन जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर है गैरीबाल्डी। यानी कि जो गैरीबाल्डी है इन्होंने लाल कुर्ती नामक सेना गठित की थी। कभी कभी आपसे लाल कुर्ती ना दे के आपको रेड शर्ट दे दे तो भी आपको पता ना चाहिए कि गैरीबाल्डी ही है, क्योंकि कुछ बच्चों को अगर जानकारी ना हो तो क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे, लेकिन आप नहीं करेंगे। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि एक कथन है कि आपसे पूछा जाएगा कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो रहता है। हो सकता है इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर पूछ दे, लेकिन आपको यही पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे तो ये किसका कथन है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है कि ड्यूक मैटरनिक, नेपोलियन, काबूल और महात्मा गांधी। तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्री बोर्ड में भी आया था, हो सकता है एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये जो कथन था ये ड्यूक मैटरनिक का कथन है, तो इसे आप याद रखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है एग्जाम में आएंगे। आप क्या है कि एग्जाम में जाने से पहले सभी चैप्टर को पढ़ के जाएं और आप परेशान ना हो, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से तैयारी की है, आपके पेपर अच्छे होने वाले हैं। इसलिए आप किसी भी प्रकार की अपने अंदर परेशानी डर न पालें बच्चों, आप पढ़ के जाइए, आपके पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सभी टाइप के क्वेश्चन को रखा है, जिससे आपको ये पता लग जाएगी किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप उसको ज़रूर देखें। तो आपको इस टाइप से सही मिलान की पहचान भी करनी है। तो कुछ इसमें से यानी कि इसमें से 4 मिलान दे रखा है, जो 3 आपका क्या है गलत है और एक सही है। वो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मिलान यहाँ पर सही है। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो तलवार होता है ये मुकाबले की तैयारी है, यानी कि ये जो आपका मिलान है ये बिल्कुल सही है, बाकी का मिलान जो ये गलत है। तो इस तरह से जितने भी मिलान है आप इसको भी अपनी कॉपी से या बुक से देख लेंगे, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको आप परेशान ना हो। सभी चैप्टर को जब आप कंप्लीट रूप से पढ़ लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो पेपर में अच्छा करके आओगे। मुझे उम्मीद है कि आपने अगर हमारे सारे चैप्टर की वीडियो को एमसीक्यू देख रखा है तो आपको कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। यानी मैंने सैम्पल पेपर को भी बनाया है, प्री बोर्ड मॉर्निंग इवनिंग सबको बनाया है। यानी कि आप सारे पेपर को कंप्लीट रूप से देखें, देखने से आपको ये आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। यानी कि प्री बोर्ड मॉर्निंग का देख लीजिए, इवनिंग देख लीजिए, सैम्पल पेपर देख लीजिए, प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। तो इस टाइप से आप देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, और इनको ये बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि पढ़ना नया पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, जितना आप पढ़े उसको रिवाइज करते रहें।
चलते हैं क्वेश्चन 4। निम्न में से किसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक भूमिगत संगठन की स्थापना की? ये भी क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको लिख के रख लीजिए क्योंकि इस टाइप से जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन घुमाएगा बच्चों, लेकिन आपको अगर पढ़ रहे हैं, आपको पता है, तो आप गलती नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपसे पूछे यंग इटली पूछे तो भी आपको बताना है, यंग यूरोप पूछ दे तो भी बता दे, यानी इनमें से अगर पूछ दे कि यंग इटली यंग यूरोप दोनों साथ में पूछ दे तो ये सब आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो इसका जो आंसर होगा आप सभी को पता होना चाहिए कि जो इसका जो आंसर बच्चों, इसका जो आंसर है ज्यूसेप मैस्सिनी। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि यंग इटली या यंग यूरोप इन दोनों में से यानी कि जो स्थापना किसने की है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों की स्थापना ज्यूसेप मैस्सिनी ने की है। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा कर पूछे आपको परेशान नहीं होना है, एग्जाम में आप फ्री माइंड से जाएंगे। और एग्ज़ाम के टाइम में आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, नींद पूरी लें और पेपर के टाइम पे पहले पहुँचे बच्चे। और क्वेश्चन को 1 या 2 बार ज़रूर पढ़ें, जिससे क्या है कि क्वेश्चन को समझ में आ जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन आता है लेकिन आप क्या करते हैं कि उसको जल्दीबाजी में हड़बड़ाहट में पढ़ते हैं और फिर कहते हैं मुझे नहीं आता। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ये भी क्वेश्चन देखिए कि उस क्षेत्र का नाम बताइए जिसके निवासियों को स्लाव कहा जाता था। इसे भी नोट करिए, ये भी क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में आया था और हो सकता है कि आपके टर्म फर्स्ट के एग्जाम में भी आ जाए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये बाल्कन है। यह बाल्कन के जो ये क्षेत्र जो बाल्कन है इनके निवासियों को स्लाव कहा जाता है। तो एक बार फिर कहना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए बच्चों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें कंप्लीट रूप से किया गया है। और इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके पीडीएफ ले लेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो को कंप्लीट रूप से बनाने में बहुत समय लगता है, 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण जो आगे आने समय में जो एमसीक्यू वीडियो बनाएंगे तो आपको आसानी से मिल सके। ये भी क्वेश्चन है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। आपसे जो क्वेश्चन है किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। तो आप सभी को पता है कि जो वाटरलू का युद्ध है ये 1815 में हुआ था। अब नेपोलियन के साथ हुआ था और नेपोलियन के साथ कुछ जो यूरोप के अन्य देश थे उनके साथ हुआ था। यूरोप के अन्य देश का मतलब है यानी जो नेपोलियन था, इसकी जो साम्राज्यवादी विस्तार की जो नीति थी, इससे क्या यूरोप के अन्य देशों में मतलब इन लोगों ने एक परेशानी महसूस की कि हो सकता है कि हमारे साम्राज्य को भी वो अपने समाज में मिला ले। तो यूरोप के कुछ अन्य देशों ने मिलकर क्या किया था इसको क्या है वाटरलू के युद्ध में हराया था। तो कुछ देशों का नाम भी आप याद करेंगे, इंग्लैंड है, प्रशा है, रूस है। तो इन सब देशों ने मिलकर क्या किया था कि इन देशों के जो प्रशासक थे तो इन सब ने मिलकर क्या कहते हैं नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हराया था। तो इसे भी आप जानेंगे बच्चों। वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के किस राजा को जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया? यानी कि वर्साय में एक समारोह हुआ था जिसमें प्रशा का एक राजा था जिसको क्या है कि जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि वह राजा कौन सा था। ऑप्शन ए है विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, इमैनुअल द्वितीय और निम्न में से कोई नहीं। तो ये है, आप सभी को पता है कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि विलियम प्रथम। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि आंखों पर पट्टी बांधे हुए हाथ में तराजू लिए हुए जो महिला है ये किसका प्रतीक है? आपको इस सिंबल से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से जितने भी सिंबल है यानी कि प्रतीक हैं और उनका क्या अर्थ है या उसका क्या महत्व है उसे आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी जा रही है, इसलिए आपको कोई भी परेशानी या घबराने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों, आप अच्छा इसको करके आओगे। और अगर हमारी सारी वीडियो को आपने नहीं देखा है जो एमसीक्यू क्वेश्चन है तो उसको जो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि इन सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट रूप से कराया गया है। यानी कि आपके पास लगभग 300-400 क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप सभी वीडियो को देख लेते हैं तो। और वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर देख लीजिए। तो ऑप्शन है कि समानता का प्रतीक है, स्वतंत्रता का, न्याय का, धर्मनिरपेक्षता का। तो आप सभी को पता है कि जो आंखों पर पट्टी बांधे हुए जो महिला होती है, जो हाथ में तराजू लिए हुए, ये जो होती है ये न्याय का प्रतीक होती है। जैसे आपने कभी न्यायालय में देखा होगा तो वह न्याय की प्रतीक होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण के रूप में किससे जाना था? यानी कि जब हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट को आप देखेंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि 10 नंबर की इसमें से आएंगे बच्चों। तो काबुल के बारे में पढ़ लीजिएगा, जर्मनी का जो एकीकरण के बारे में या इटली के एकीकरण के बारे में। तो इसमें भी आपका पूछा गया कि इटली के एकीकरण के रूप में किसे जानते हैं।
ऑप्शन ए है कि जूसेफ मैथनी, काबूल, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि जो इटली के एकीकरण के रूप में आपको हम लोग क्या है जूसेफ मैथनी को जानते हैं, क्योंकि जो कभी आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे कि जूसेफ मैथनी या गैरिबाल्डी का संबंध किस देश से है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जूसेफ मैथनी और गैरिबाल्डी ये दोनों क्या इटली से संबंधित हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपके क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ दे कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया था। और कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन है आपसे पूछ सकता है कि जाल्बेराइन क्या है, तो ये भी क्या है एक शुल्क संघ शुल्क था, इसे भी आपको पता होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आप इसको भी बच्चे सही से पढ़ेंगे कि किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी, तो ये कुस्तुनतुनिया की संधि थी। और बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन हैं जो आपसे इसे पूछेगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों आप कंप्यूटर पर तैयार करेंगे। और आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि इटली का बिस्मार्क किसको मानते हैं, तो इटली का बिस्मार्क जिसको मानते हैं, जैसे काबुल को मानते हैं, तो इसी को भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ दे आपसे कि जर्मनी का एकीकरण के रूप में किसे जानते हैं, तो बिस्मार्क को जानते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको क्या है एक कॉन्फिडेंस लाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, और एक बात ध्यान रखेंगे कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और हालांकि एक ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक हर एक क्वेश्चन में कारगर नहीं होगी, लेकिन जहाँ तक अधिकतर होता है बच्चों, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है अधिकतर जो होते हैं कि ऑप्शन जो ए है वो क्या है सही होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि सही होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं ऑप्शन ए। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऑप्शन ए ही सही हो। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, यानी कि एक आपको कथन संकल्पना कर लीजिए या तो कथन कर लीजिए मिलेगा, एक उसका कारण मिलेगा। तो होता क्या है कि संकल्पना और कारण दोनों पढ़ना है, फिर आपको देखना कि दोनों सही है, और जो ये कारण आपका है ये संकल्पना की सही व्याख्या कर रहा है, तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन को देखते हुए आंसर आपको करना होता है। तो चलिए देखते हैं। संकल्पना दे रखा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। तो ये क्या था, बिल्कुल सही था। कारण दे रखा कि 1815 में वियना संधि की गई थी, तो यानी आप सभी को पता है कि 1815 में वियना की संधि की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि जो कारण है ये संकल्पना की सही व्याख्या करता है। तो इस हिसाब से हमें करना है कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बच्चों, आपके असेसमेंट की जो वर्कशीट आई है उस सारे असेसमेंट के वर्कशीट को आप कंप्यूटर रूप से करेंगे, क्योंकि असेसमेंट वर्कशीट करके आप जाएंगे तो उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको रिपीट किए जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 11 है बच्चों की मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से किसकी गणना करते हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बहुत आपको पूछने को मिलेगा, तो इसको भी ये जरूर पढ़ें कि मानव विकास जो सूचकांक है इसमें जो है किसकी गणना की जाती है। तो ऑप्शन ए दे रखा कि प्रति व्यक्ति आय की जाती है, या जीवन प्रत्याशा दर की, या साक्षरता दर की। तो जिन बच्चों ने इस चैप्टर को सही प्रकार से पढ़ा होगा तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी, या क्वेश्चन भी सही कर रहे होंगे। लास्ट में आप जरूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन आ रहे थे, कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो ये क्वेश्चन 11 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मानव विकास सूचकांक में क्या है सभी की गणना की जाती है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो केरल राज्य है यह इसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे अगर यही पूछ दे कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो आप वो है बिहार, ये भी आप जानेंगे। यानी कि साक्षरता दर सबसे अधिक किसकी है ये भी पता होना चाहिए, और कम किसकी वो भी। क्वेश्चन 13 प्यारे बच्चों की साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं, यानी साक्षरता दर आपसे पूछेगा तो होता था कि आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए रखा कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षरता जनसंख्या का अनुपात होता है, या 10वीं पास छात्रों की संख्या होता है, या पढ़े लिखे लोगों की संख्या, या उपयुक्त सभी। तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा या वीडियो पहले देखी होगी तो उनको पता होगा कि साक्षरता दर का तात्पर्य होता है कि 7 वर्ष से और उससे अधिक आयु के जो लोगों में साक्षर जनसंख्या का ये अनुपात होता है, जिसको साक्षर दर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बेल्जियम में 59 यानी कि 59% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखें कि बेल्जियम में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती थी, और जो बेल्जियम की राजधानी है उसमें कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जाती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए इस चैप्टर को जरूर से आप देखें। ऑप्शन ए दे रखा है फ्रेंच, बी जर्मन, सी अंग्रेजी और डी डच। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है कि क्वेश्चन नंबर 14 इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि जो बेल्जियम है इसमें जो 59% जो लोग हैं ये डच भाषा बोलते थे। वीडियो को लाइक करना ना भूले बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, क्योंकि जितने आप लाइक कमेंट करेंगे इसके बाद मैं वीडियो तुरंत लाऊंगा। तो अगर आप लोग नहीं लाइक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि आप हमारी वीडियो को पसंद नहीं किए, तो हम क्यों फालतू की इतना मेहनत करेंगे, क्योंकि वीडियो को बनाने में 8 से 10 घंटे लगते हैं बच्चे। तो इसलिए आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताएं कि मैं वीडियो आगे बनाऊं इस टाइप के या नहीं। क्वेश्चन 15 है कि श्रीलंका में जनसंख्या का कितने प्रतिशत तमिल भाषी है। तो श्रीलंका में भी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती थी। तो यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहा है कि 50%, 20, 18 और 16। जैसा क्वेश्चन होगा बच्चों आपको आंसर भी वैसे ही करना, क्योंकि यहाँ पर पूछा है श्रीलंका में जनसंख्या का कितना प्रतिशत तमिल, यानी कि आपसे तमिल पूछा है। तो तमिल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी संख्या कितनी थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 18%। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बेल्जियम की राजधानी कौन है या क्या है। तो साथ में आपसे बेल्जियम की राजधानी पूछे या यूरोपीय संघ की राजधानी पूछे तो यह आपको पता होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन है कि ब्रुसेल्स है, रोम है, मॉस्को है या बीजिंग है। तो जिन बच्चों ने वीडियो को देखा है या अच्छी तरीके से तैयारी की है उनके सारे क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, तो आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास समय है, अपनी तैयारी को करिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो बेल्जियम की राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 17 है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण का उदाहरण है, यानी कि इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा कि सत्ता के क्षैतिज वितरण का उदाहरण है। और फिर आपसे पूछेगा सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण का उदाहरण है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा कि इसमें केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, सी दे रखा कि राजनीतिक दल, दबाव समूह, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए जो सत्ता के क्षैतिज वितरण का उदाहरण है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए जो केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार है ये क्या है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण है। तो इसको भी आप जानेंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बेल्जियम में कौन सी भाषा के लोग बहुसंख्यक हैं, यानी कि आपसे ये पूछा जाएगा कि बेल्जियम में कौन सी भाषा के लोग हैं जो बहुसंख्यक हैं। डच है या फ्रेंच है या जर्मन है या चीनी है। तो आप सभी को पता होगा, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, तैयारी जिनकी अच्छी चल रही है। और तो बेल्जियम में जो अभी हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा भाषा बोलने वाले 59% डच ही थे। तो जो ज़्यादा भाषा बोलेगा, जिनकी संख्या ज़्यादा है तो वो डच हो जाएंगे। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछेगा तो आप उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को 1 या 2 बार जरूर पढ़ेंगे, जिससे भी सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट रूप से कर सकें। और उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छा इसको करके आएंगे। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ, और इसके लिए जो अगर नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर क्या है क्लास 10 से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन को कंप्लीट रूप से तैयार किया जाता है। तो श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ था, 45 में हुआ था या 47 में या 48 में या 1950 में। तो आप सभी को पता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उसके ठीक 1 साल बाद यानी कि 1948 में क्या है श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है प्यारे बच्चों की निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन है, यानी कि जो जैव संसाधन है और अजैव संसाधन है इसको भी पढ़ के जाएंगे संसाधन चैप्टर से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं इस चैप्टर से कि संसाधन के प्रकार, यानी कि समाप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार कौन से हैं। तो समाप्यता के आधार पर क्या है, जैव, अजैव है। सॉरी, आपसे पूछेगा कि समाप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार जो आपसे पूछेगा नवीकरणीय, अनवीकरणीय, और उत्पत्ति के आधार पर जैव, अजैव। तो इस टाइप से जितने भी प्रकार हैं बच्चों उसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, और जो आसान से क्वेश्चन जो आते हुए रहते हैं अब उसको गलती करके आ जाते हैं।
तो जैव अजैव से जरूर पढ़ के जाए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय जरूर पढ़ के जाएँ। एग्जाम्पल को भी देखते हुए जाएँ। तो आप सभी जानते हैं कि जो जैव संसाधन होते हैं जिनमें जीवन होता है, जिसमें मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु इसमें आते हैं। जो अजैव हैं, जो निर्जीव होते हैं, पर्वत, पठार, ये सब सारे आते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा एक अजैव संसाधन है। तो आप सभी जानते हैं कि जिनमें जीवन नहीं है वो अजैव है, तो इसमें क्या है, धातु हो जाएंगी। बाकी प्राणी जात, मानव, पशु, इनमें जीवन होता है, तो इसलिए ये जैव संसाधन है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। लाइक करना न भूलें। स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। और ये जो क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में भी पूछा गया था, तो ऑप्शन ए कि महात्मा गांधी हैं, सोमेश्वर हैं, सचिन और जवाहरलाल नेहरू। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता हो गया होगा। जिसको अगर नहीं पता है तो जरूर जान लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक है सोमेश्वर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों। आइए, क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में भी आया हुआ है। हो सकता है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस टाइप से जो क्वेश्चन आएंगे तो याद रखें कि ये कथन किसका है। तो ये जो क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी का कथन है ये। तो इसे भी याद रखेंगे कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन है, पेटी भरने के लिए नहीं। चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमाएं, आप गलती नहीं करेंगे। लीजिए, जिस क्वेश्चन की बात हो रही थी वो क्वेश्चन आपके सामने आ ही गया कि समाप्यता के आधार पर संसाधन को निम्न में से किस वर्ग में बांटा गया। तो इसे आप जानेंगे। ऑप्शन ए दे रखा कि जैव, अजैव, बी है नवीकरणीय अनवीकरणीय, सी व्यक्तिगत सामुदायिक, और डी है संभावित तथा विकसित। तो जिन बच्चों ने पढ़ा इस चैप्टर को अच्छी तरीके से, क्योंकि संसाधन का जो चैप्टर है भूगोल का पहला, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम में। आहू बहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय। जो जैव तथा अजैव संसाधन है ये आपके उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार हैं। और आप सारे जो सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर जो है इसको आप करके जाएं, देख के जाएं, क्योंकि जैसे आप देखते हैं, जो जो क्वेश्चन को देखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हम पेपर अच्छा करके आते हैं, क्योंकि किसी भी पेपर को आसान और कठिन कोई और नहीं बनाता बच्चों, आप खुद बनाते हैं। उसको आप पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाएंगे, चैप्टर को कंप्लीट करके समझ के जाएंगे, तो आप पेपर में अच्छा करके आएंगे। और उम्मीद करते हैं आप पढ़ाई को सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि अब ये एग्ज़ाम का टाइम है बच्चों। अपने खान पान पे नींद पूरी करिए। क्वेश्चन 24 है कि निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना था। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी आपसे गोल्डन फाइबर न देकर आपसे पूछ दे सुनहरा रेशा किसे कहते हैं। कभी आपसे ऐसा दे दे कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, दोनों एक ही है। तो सुनहरा रेशा चाहे आ जाए चाहे गोल्डन फाइबर आ जाए बच्चों, तो आप क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। क्वेश्चन 24 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है बिल्कुल सही, यानी कि जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं या सुनहरा रेशा कहते हैं। अब वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर आप देखें, जिससे कि जो क्वेश्चन है आपको सही प्रकार से कंप्लीट रूप से तैयार हो सकें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इस तरह की वीडियो आगे बनाई जाए या नहीं बनाई जाए। क्योंकि जैसे आप कमेंट बॉक्स में करेंगे या लाइक करेंगे वीडियो को, तभी हम आगे वीडियो बनाएंगे। क्योंकि इस टाइप की बहुत सारी वीडियो हम लेकर आने वाले हैं आपके लिए, जो एग्ज़ाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। क्योंकि अब ये मौका बार बार नहीं आएगा कि MCQ क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए। क्वेश्चन 24 है, 24 तो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 है। 26 हमने कर दिया था कि ये 25 क्वेश्चन नंबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 है प्यारे बच्चों की, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। लो, ये भी क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बिना एग्जाम में आए नहीं रह पाता है। क्योंकि जो ऋतुओं के आधार पर जो फसलों के प्रकार हैं, जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, तो ये कृषि जो चैप्टर है आपका, इससे भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों। आप इसको भी पढ़ के जाएँ। कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे कि सर ये करें कि इसको भी पढ़ लो, ये चैप्टर आएंगे सारे आएंगे, लेकिन क्वेश्चन 40 आएंगे।
बच्चों हम लोग क्या है, संभावना ही तो कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आने की संभावना है, ये आने की संभावना है। इसलिए जितने भी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण एग्जाम में आते हैं उनको आप पढ़ेंगे नहीं तो पेपर में आप 40 क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, क्योंकि हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा मैटर हमारे पास रहेगा, तो इसी हिसाब से हम सारे क्वेश्चन को करके आएंगे। तो इसे भी जरूर देखें, रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें हैं, खरीफ में कौन कौन सी फसलें हैं, और जायद में कौन कौन सी फसलें हैं, और इनका समय कब कब है बोया जाता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि चैप्टर वाइज जो वीडियो हमारी है एमसीक्यू सारा आप देख लीजिए, इसके बाद मिक्स क्वेश्चन को आप देखें। चलिए, और एक बात और है, बहुत सारे बच्चे हमसे कमेंट में पूछते हैं कि सर हर क्वेश्चन में ऑप्शन डी ही क्यों सही होता है। बच्चों ये उस टाइप से बनाया जाता है आपको कि आपको क्या है, कम क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए। अगर यहाँ पर हम अलग अलग क्वेश्चन में आपसे देते हैं कि ये रबी की फसल है, ये है गेहूँ है, मटर ये है, तो ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। इसलिए सारे जो क्वेश्चन को एक ही में रख के ऑप्शन डी दिया जाता है कि उपयुक्त सभी, कि जिसमें रबी की फसल में जो जो आते हैं उसको आप समझ सकें। तो क्वेश्चन जो 25 है इसमें क्या है, राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि गेहूँ, मटर, सरसों, जौ ये सब सारे क्या है रबी की फसल है। अरहर भी आपसे पूछे तो अरहर भी आप ध्यान रखिए, ये आपकी क्या है खरीफ की फसल है बच्चों। आपके मटर हो गया, चना हो गया, ये सब सारे क्या है रबी की फसल है। तो ये इन फसल से पढ़ के जाएंगे क्योंकि एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। ठीक इसी प्रकार 26 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, बाजरा है या अरहर या गन्ना है या उपयुक्त सभी है। तो ये भी क्या है क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो बाजरा है, अरहर है, गन्ना है, धान है, कपास है, ये सब सारे क्या है आपके बच्चों की ये खरीफ की फसल है। तो इसे आप जरूर करके जाएं। क्वेश्चन नंबर जो 27 है कि निम्न में से कौन सी रोपड़ फसलें हैं। रोपड़ फसलें, तो यहाँ पर भी हम रोपड़ फसलें जो जो है सारी फसल को यहाँ पर हमने रखे हैं कि आपको पता चल रहा है। वीडियो बनाने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको तैयार हो, यानी कि जो चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, गन्ना है, केला, ये सारी क्या है आपकी रोपड़ फसलें हैं। इसीलिए क्या है इस हिसाब से देखा जाएगा तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर आपको एक या दो फसल को रोपड़ फसल बता देंगे, बाकी कोई और पूछ दे तो आप गलती करके आ जाएंगे। इसलिए जितनी भी रोपड़ की फसल है आपको यहाँ पर करा दिया गया है। क्वेश्चन अगला है कि 28 श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति पूछे या आवर्तन फ्लड पूछे दोनों एक ही है। तो ये क्या है किससे संबंधित है, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो इसे आप जानेंगे। अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो ये किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी है। तो सेम वही नकदी फसल का ये रोपड़ फसल दोनों एक ही है बच्चों, तो यहाँ पर कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या है कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि चाय, कॉफ़ी, रबड़, जूट, कपास सारे क्या है नकदी फसल हैं। क्वेश्चन 30 है कि निम्न में से कौन साथ आकर संघ बनाना का उदाहरण है। तो लो बच्चों इस टाइप से भी क्वेश्चन आएंगे और आपके प्री बोर्ड में आए भी थे, क्योंकि इस टाइप में दो टाइप के हैं कि साथ आकर संघ बनाना और साथ लेकर संघ बनाना है। इन दोनों में जो जो एग्जाम्पल है उसको आपको देखना है। तो जैसे आपने देखा है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि नहीं, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। आपसे पूछा कि साथ आकर संघ बनाना का कौन सा उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये साथ आकर संघ बनाना का उदाहरण तो है, लेकिन जो भारत है ये नहीं है। तो आपसे नहीं पूछा है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो साथ आकर संघ बनाने का जो उदाहरण है ये भारत नहीं है, क्योंकि ये साथ लेकर संघ बनाने का उदाहरण है। तो साथ लेकर संघ बनाने के उदाहरण में अगर आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर भारत है, जापान है। साथ आकर संघ बनाने में उदाहरण है जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा राज्य सूची का विषय है। बच्चों आप सूचियों से भी क्वेश्चन पढ़ के जाएं, यानी कि जो संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, इन सूची में जो जो विषय आते हैं उसे पढ़ के जाए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसको आप पढ़ के जाएंगे, उससे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे गलती नहीं हो पाएगी। जैसे संघ सूची के जो विषय होते हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है, जिसमें आपके विदेशी, प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार, ये सारे जो मामले हैं इस पे जो कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र सरकार का। राज्य सूची में आपके आ जाएंगे पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये सारे राज्य सूची के विषय हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। और समवर्ती सूची है जिसमें शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, ये सब सारे क्या है समवर्ती सूची के विषय हैं जिसपे केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है।
तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा राज्य सूची का विषय है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो राज्य सूची का विषय है वो कौन सा है बच्चों, वो क्या है, व्यापार है। तो इसे आप देखेंगे जो व्यापार है ये राज्य सूची का विषय है। बाकी विवाह, शिक्षा, वन, ये तीनों किसके हैं, समवर्ती सूची के विषय है। तो इस सूचियों से आप पढ़ के जाए, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और निम्न में से कौन सा अवशिष्ट सूची का विषय है, यानी कि बच्चे बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो सूचियों के अलग होते हैं, यानी कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची से जो अलग रह जाते हैं, या तो वो किस सूची में रखा जाए। तो ये जो होता है अवशिष्ट सूची में इसको रखते हैं, और इस पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है ये केंद्र सरकार को। तो जो अवशिष्ट सूची के विषय हैं आपको बताना है कौन सा है, तो ये क्या है, कंप्यूटर है, इसको जानेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि जो बैंकिंग है ये संघ सूची का विषय है, और जो पुलिस है ये राज्य सूची का विषय है, और शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। तो इसे आप देखेंगे कि जो बैंकिंग है ये आपके क्या है, केंद्र सूची का विषय है। पुलिस जो है ये आपके राज्य सूची का विषय है, और शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। तो इसे आप जानेंगे प्यारे बच्चों। तो इस टाइप से आप तैयारी करेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। यानी कि जितनी सूचियों से विषय हैं इसे आप पढ़ के जरूर जाएं। लीजिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन फिर एक रिपीट हो गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे देखने के लिए, कि एक कार्य दिया, दूसरा कथन। तो संकल्पना देखते हैं, कथन कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। तो ये बिल्कुल सही कि भारत में क्या संघीय शासन व्यवस्था है। कारण क्या है कि भारत में शासन के 3 स्तर है। जी हाँ, भारत में शासन के 3 स्तर है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ये शासन के क्या 3 स्तर हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो है कार्य जो है ये संकल्पना की सही व्याख्या करता है। तो इस हिसाब से हमने देखा था, तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 33 है इसके राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है। तभी हमने पढ़ा था, तो इस पर समय ज़्यादा नहीं देंगे। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्न में से कौन विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए उनका स्वास्थ्य स्तर और प्रति व्यक्ति आय को सूचक की भांति प्रयोग करता है तथा मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि UNDP जो है ये क्या है, रिपोर्ट तैयार करता है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन के लिए इतना पूछे कि मानव विकास रिपोर्ट तैयार कौन करता है, तो ये UNDP है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 36 है प्यारे बच्चों की, कृषि निम्न में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो क्षेत्र से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप इसको भी पढ़ के जाएं। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, ये अर्थशास्त्र के चैप्टर 2 की वीडियो है। यानी जो आपके जो क्षेत्रक है ये अर्थशास्त्र के चैप्टर 2 है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आपके आएंगे इसको पढ़ लें। कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग फैक्ट्री आपकी आएगी। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र है, यानी कि दुकान हो गया, बैंकिंग हो गया, व्यापार, सारे तृतीय क्षेत्र में आएंगे। तो यहाँ पर आपसे कृषि के बारे में पूछ रहा है कि कृषि जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो ये क्या आपके प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। क्षेत्र से की पढ़ के जाएं। जो जो टॉपिक मैं आपको बताया हूँ बच्चों, अगर इसको आप पढ़ के जाते हैं तो क्वेश्चन आपके हर टॉपिक से आने वाले हैं और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आगे बनाएं इस टाइप की या नहीं बनाएं, क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं है तो हम इतना मेहनत क्यों करेंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 37 कि रमेश एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता है। ध्यान देना बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे और आप गलती करके आएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना कि आपसे गलती न हो। रमेश एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता है और जिस दिन वह छुट्टी करता है उस दिन का वेतन काट लिया जाता है। तो वह निम्न में से किस क्षेत्र के या क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। यानी कि जो रमेश है जिस फैक्ट्री में जहाँ पर काम करता है, जब जब छुट्टी करता है तो उसके पैसे काट लिए जाते हैं, और उसके जो काम करने के जो घंटे हैं निश्चित नहीं होते हैं और सैलरी भी फिक्स नहीं रहती है। तो आपको यहाँ पर जो संकेत किया जा रहा है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र दोनों पढ़ के जाना। संगठित क्षेत्र का मतलब होता है जो सरकार के नियंत्रण में होता है, मतलब यानी कि जहाँ पर अगर छुट्टी करने के बाद पैसे नहीं कटते हैं, यानी कि सैलरी फिक्स होती है, काम के घंटे फिक्स होते हैं, निश्चित होता है, ये संगठित क्षेत्र है। और जहाँ पर क्या है सैलरी फिक्स नहीं है, काम के घंटे फिक्स नहीं है, सरकार का वहाँ पर कोई भी नियंत्रण नहीं है
छुट्टी करने पे पैसे आपसे काट लिए जाए तो वो असंगठित क्षेत्र होता है। तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही। इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रमेश किसी फैक्ट्री में काम करता है और जिस दिन छुट्टी वो करता है उसके पैसे नहीं कटते हैं, तब आंसर हो जाएगा संगठित क्षेत्र, यानी कि जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। क्वेश्चन 38, निम्न में से भू निम्नीकरण के कारण हैं। तो ये भी पढ़ लीजिए कि भू निम्नीकरण के कारण कौन से हैं, यानी कि जिसके द्वारा भूमि की उर्वरता का ह्रास होता है वो आपको बताना है। तो अतिचारण है, अति सिंचाई है, वनोन्मूलन, ये उपरोक्त सभी जो है ये क्या है, भूमि निम्नीकरण के कारण है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। और अगर यही उपाय पूछ लिया जाए तो आप इसमें सुधार कर दीजिए, उपाय बन जाएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को बनाना सीखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 39 कि कपास की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मृदा सर्वोत्तम है, यानी कि संसाधन जो चैप्टर है इसमें से मिट्टियों में से मिट्टी के प्रकार या इनके कौन कौन सी विशेषता है, इससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो मिट्टी के जितने भी प्रकार हैं, यानी कि जलोढ़ मिट्टी है, ये भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इसका निर्माण जो है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों से हुआ है। और यह मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी होती है, इसके दो प्रकार है, बांगर और खादर। कभी ऐसे पूछ दे कि बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार हैं, तो ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। और काली मिट्टी है, इसे रेगर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, कहीं रेगर या रेगुर हो, तो ये काली मिट्टी को कहते हैं। और काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। और लेटराइट मिट्टी है, ये चाय और काजू की खेती के लिए सर्वोत्तम है। तो जैसे क्वेश्चन वैसे आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है। तो यहाँ पर जो कपास की खेती के लिए जो है आपकी क्या है, कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगर यहीं पर आपसे चाय और काजू के लिए पूछा जाए तो लेटराइट मिट्टी होगी। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा रहा कि संसाधन का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं भी पूरी होती रहे, क्या कहलाता है। यानी कि संसाधनों का हम ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग करेंगे कि जिससे क्या है कि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी बचा रहे। तो ये है सतत पोषणी विकास, यानी कि इसे हम सतत पोषणी विकास कहेंगे। तो संसाधन को भी पढ़ेंगे आप, संसाधन नियोजन क्या है, यानी कि संसाधन का प्लानिंग किस प्रकार से करना है, इसे भी पढ़ेंगे आप। यानी कि वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताएं या ज़रूरत को पूरा करते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की कंबाइंड वीडियो, यानी कि पूरे सिलेबस से वीडियो थी, यानी क्वेश्चन थे जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपके पूरे सिलेबस से क्वेश्चन को रखा गया है, जिससे सभी चैप्टर से क्वेश्चन आपको इसमें पुटअप कर लिया जाए। और आपको एक मैप के भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, यानी डैम से पूछेगा तो सारे डैम को भी आप देख लेंगे कौन सा डैम किस राज्य में है। जैसे भाखड़ा नांगल जो बांध है ये किस नदी पर है, और आपसे भागीरथी नदी पर कौन सा डैम है, टिहरी बांध है उत्तराखंड में है। तो इस टाइप से भी डैम को भी आप प्यारे बच्चों देख लेंगे। ये आपकी आंसर की है, तो सारे क्वेश्चन को आप आंसर की से मिलाएंगे। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके बेसाप एजुकेशन मंत्रा से आप सारे पीडीएफ को लेके अपनी प्रैक्टिस को करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, और आगे वीडियो बनाई जाए इस टाइप से या नहीं बनाई जाए, ये आपको ज़रूर बताना है। जितनी जल्दी आप बताएंगे उतनी जल्दी हम वीडियो बनाएंगे। ओके, टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ।